हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। सोनीपत शराब घोटाले का मुद्दा अब सुर्खियां बन चुका है और लॉकडाउन के दौरान अवैध तरीके से करोड़ों की शराब बेच दी गई और इस मामले में SIT के गठन के आदेश दे दिए जा चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जिन अधिकारियों के हाथ में शराब की रखवाली की जिम्मेदारी थी, वही हाथ घोटाले में लिप्त हो गए। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और जानिए। सोनीपत शराब घोटाला अब सुर्खियां बन चुका है। वो कहते हैं पुलिस ही जब चोर बन जाए तो सुरक्षा भगवान भरोसे ही होती है। सोनीपत में ऐसा ही कुछ हुआ है। आबकारी विभाग द्वारा जब्त की गई शराब को लॉकडाउन के दौरान बेच दिया गया। एक दो बोतल नहीं बल्कि 5000 से ज्यादा शराब की पेटियां गायब हो गई। इस मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग द्वारा जब्त की गई शराब जिस गोदाम में रखी गई थी उसकी दीवार को तोड़कर रात के अंधेरे में शराब की पेटियां निकाली जाती थी। पक्की दीवार तोड़े जाने के बाद दोबारा उसे ईंट और सीमेंट से बंद कर दिया जाता था। सूत्रों की माने तो लॉकडाउन के दौरान रात के अंधेरे में शराब को ट्रकों में भरकर यहां से बाहर निकाला गया और लॉकडाउन के बाद भी रास्ते में पुलिस की कहीं इन ट्रकों पर नजर ही नहीं गई या फिर इन्हें रोका ही नहीं गया। गोदामों में दूसरे राज्यों में बनी शराब भी रखी हुई थी। ऐसे ब्रांड की शराब मिली है जो हरियाणा में बनती ही नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन गोदामों से शराब की तस्करी दूसरी जगह होती थी। गोदामों को ट्रांजिट सेंटर बनाया गया था। महीनों तक ये पूरा खेल चलता रहा, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। मामले का खुलासा तब हुआ जब शराब के स्टॉक की जांच की गई। जांच कर रहे अधिकारियों के होश ही उड़ गए। मामले में बड़ी बात यह है कि शराब रखने के लिए पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट के 2 गोदाम बने हुए हैं। इनमें दोनों की ओर से शराब रखी हुई है। पुलिस के गोदाम में चोरी की FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट अभी नींद में ही सोया हुआ है। उसकी ओर से अभी केस दर्ज नहीं कराया गया है। बहरहाल मामला गृह मंत्री अनिल विज तक पहुंच चुका है। गृह मंत्री ने इस मामले में SIT का गठन किया है। गठित की जा रही SIT दोनों ही गोदामों के मामले की जाँच करेगी। तो पुलिस का गोडाउन था, उसमें जो सामान चोरी हुआ था लगभग 5500 पेटियां चोरी हुई थी। उसकी FIR दर्ज हो गई है। एक्साइज वाले जब अपना लॉस बताएंगे हम उनकी भी दर्ज कर लेंगे, परंतु स्टेट लेवल पर उस खरखोदा केस की और ऐसे तमाम जो हरियाणा में और भी कोई हो सकते हैं, उसके लिए हमने एक SIT बनाई है जिसमें एक सीनियर IAS की अध्यक्षता में वो कमेटी होगी। IAS के लिए 3 नाम मैंने तजवीज़ किए हैं: अशोक खेमका, संजीव कौशल, TC गुप्ता। 3 नाम तजवीज़ किए हैं। इनमें से किसी भी एक नाम पर या किसी अन्य नाम पर मुख्यमंत्री जी फाइनल करेंगे और पुलिस से ADGP सुभाष यादव को लिया गया है और एक्साइज एंड टैक्सेशन से एडिशनल कमिश्नर विजय सिंह को इसमें मेंबर बनाया गया। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस गोदाम में शराब रखी गई थी वो जमीन वक्फ बोर्ड की है और एक महिला के नाम पर लीज है और उसके पति भूपेंद्र के खिलाफ शराब तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। यानी शराब की तस्करी करने के आरोपी के गोदाम में ही शराब रख दी गई। हमने FIR भी दर्ज कर दी है, SIT भी जांच करेगी। अब ये जांच के विषय हैं सारे कि कौन इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि जो तथाकथित भूपेंद्र सिंह की पत्नी की ज़मीन बताई जा रही है उसके ऊपर पहले भी कई केस ये आबकारी के मामले दर्ज हैं। तो ऐसे आदमी के गोडाउन में तो इतनी शराब रखनी ही नहीं चाहिए थी। तो उस पॉइंट को भी जांच करेंगे भी क्यों रखी गई। जो आदमी पहले ही संलिप्त है ऐसे कामों में, उसके गोडाउन में क्यों रखी गई। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं
वो सारों पर ये SIT जांच करेगी। बात निकली तो दूर तक जाएगी। जांच होगी तो कई अधिकारियों के दामन भी दागदार हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी किसी बड़े अधिकारी या फिर प्रभावशाली की मिलीभगत से ही हो सकती है। पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। इनके बिना शराब की एक बोतल कहीं नहीं बिक सकती। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब जांच के बाद ही मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ शराब तस्करी के केस दर्ज हैं, उसके गोदाम में ही शराब रखी ही क्यों गई? चोर शराब चुरा ले गए, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। महीनों से चोरी होती रही और गोदाम मालिक को भी पता नहीं चला, और अगर पता भी चला तो उसने खबर क्यों नहीं दी? सवाल कई हैं, जिसका जवाब SIT को 1 महीने के अंदर देने को कहा गया है। यानी 1 महीने के अंदर SIT पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज का मुद्दा यही है कि प्रदेश में शराब तस्करी हुई। देखिए, लॉकडाउन के बीच में भी शराब तस्करी के काफी मामले सामने आए, लेकिन सवाल यही है कि जब तस्करी के मामले सामने आए तो सरकार ने सुरक्षा के जितने भी दावे किए गए, वो दावे कहां थे? प्रदेश सरकार आखिरकार कर क्या रही है? तो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए हैं जो मेहमान, आपको मुखातिब करा देते। प्रदीप नरूला हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, योगेश कौशिक साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं ये, और सोमवीर आर्या हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं ये भी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। कौशिक साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही मैं करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, सोनीपत का भी जो घोटाला लगातार हमारे सामने आ रहा है, हालांकि होम मिनिस्टर ने कहा है कि SIT का जो गठन है वो कर दिया जा चुका है। देखिए, लॉकडाउन के चलते जब सरकार ने कहा था कि लॉकडाउन का हम ऐलान कर रहे हैं, तो जो जो स्टॉक निर्धारित किए गए थे उन स्टॉक की तमाम वेरिफिकेशन होगी, स्टॉक का जो निर्धारण होगा, लिखित में तमाम जो अपडेट हैं वो मिलती रहेंगी। लेकिन फिलहाल जो घपला हुआ है, जो घोटाला हुआ है, इसमें जिम्मेदार हम किनको माने? देखिए, सच बात तो ये है कि जिस दिन लॉकडाउन की बात हुई उससे पहले शराब के बारे में किसी ने कुछ बोला नहीं था कि वो खुली रहेगी या वो बंद रहेगी, वो किस में काउंट करेंगे आप? जैसे आपने खाने पीने की चीजें खोली हैं तो शराब भी उनमें से एक है, एज पर मतलब रूटीन में ही चलेगी, शायद ऐसा मान रहे थे हम लोग भी। लेकिन जैसे ये फैसला हुआ कि भाई शराब नहीं चलेगी, अब उसमें जो एक सबसे बड़ी चीज है उसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो निरुला साहब उस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे। मार्च के अंदर क्या होता है, मार्च एंड पॉइंट होता है इनका, और मार्च के बाद अप्रैल में जो है नए सिरे से वो शराब के ठेके शुरू होते हैं। तो जो ये टाइम का जो पंच था, ये बड़ा बहुत ही अजीब था ठेकेदारों के लिए, जिसके बारे में सरकार ने कुछ सोचा नहीं। ठीक है, अभी मैं अगली बात भी अगर करूं, जैसे ठेके जो होते हैं वो ये होते हैं कि भी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो ठेके हुए, उन ठेकों में इन लोगों ने एक नॉमिनल अपने तरफ से एक रेट डिसाइड किया। हालांकि मैं ये एक क्लियर कट बात करता हूं, सरकारें कोई भी हो, कि इनमें इसमें शराब के रेट्स में और शराब में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपने जैसे आपने कोई ठेका मान लो 100 करोड़ में ले लिया है, एक पूरा का पूरा पैकेज, और उस 100 करोड़ में आपने ले लिया, ठीक है, पर आपने रेट जो 100 रुपए वाला है वो वैसे 200 रुपए कर दिए, तो अल्टीमेटली कहां गया? उपभोक्ता के उसमें चला गया ना। तो लेकिन आपको रेट कैसे करवाने चाहिए? रेट ऐसे कराने चाहिए कि 100 रुपए वाली चीज आप 120 में बेच सकते हैं, उसके बाद आप ठेका लीजिए और आप रेट्स भरिए। वो ऐसा नहीं होता है। तो क्या हुआ कि जो लास्ट जो टाइम था, ये जो 10 मेरे ख्याल में 7-8 दिन का टाइम जो मिला, उस 7-8 दिन के टाइम में ये लोग क्या करते हैं, इनके 2 टारगेट्स होते हैं। एक तो टारगेट बेचने का होता है, एक अपना टारगेट प्रॉफिट का होता है कि कहीं अगर लॉस में जा रहे हैं तो किस तरीके से उसको मैनेज करें। तो वो दोनों के दोनों टारगेट्स में ये फेल होते अपने आप को पा रहे थे। तो वो क्या करते थे, लास्ट के 1 हफ्ते के अंदर कई बार तो आधे रेट में भी ये चीजें बेचते थे। स्टॉक को अपना खत्म करो, पता नहीं अगली बार ठेका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस चक्कर में ठेकेदार बेचारे गए फंस, और उस फंसने के बाद देखिए, ये हिंदुस्तान है हमारा, हरियाणा की तो हम बात कर रहे हैं, दूसरी जगहों पे भी ऐसे हुए होंगे। कई जगह तो ठेके में चोरी दिखाई गई है, मैं उसे दिखाई गई है कह रहा हूं क्लियरली, कि वो चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, हमारे यहाँ हो गई चोरी, और वो बैक द कर्टन उन्होंने निकाल के अपना बेच के और अपना प्रॉफिट कर लिया। अब उसमें भी देखिए क्या है, मैं ईमानदारी की बात बताता हूं, जो बोतल उन दिनों 200 रुपए की बिकती थी,
वो 1500 रुपए में बिकी है। ये हाल हुआ है। जब इतना ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी तो ये संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी और आप ना उपभोक्ता का ख्याल रखेंगे और ना सेलर का ख्याल रखेंगे तो इन संभावनाओं की बढ़ोतरी में मतलब परसेंटेज ज्यादा हो सकती है। तो इस वजह से घपला तो 100% हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसमें ये मैं 2-3 चीजें बात करता हूं, शासन, प्रशासन प्लस पॉलिटिशियन, ये तीनों ना मिले ये संभव नहीं है। एंड 90% तो मैं मान के चलता हूं कि इसमें जो पैसा लगा हुआ होता है ये पॉलिटिशियंस का भी लगा हुआ होता है, तो वो घाटे के लिए तो काम नहीं करता कोई। तो मेरा मानना तो यही है कि सब लोग मिले हुए हैं इसमें। प्रदीप जी, आप देखिए कि स्टॉक वेरिफिकेशन हो तो ये इस मामले की जांच पड़ताल करना बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि जो लॉकडाउन से पहले जो स्टॉक था और जो स्टॉक अब है उनमें कितना अंतर है। तो देखिए इस तरह की जो वेरिफिकेशन के आंकड़े भी सामने नहीं आए, सरकार की ओर से बताया भी नहीं गया कि किन किन गोदाम में कितना कितना स्टॉक है। देखिए सोनिया, अचानक लॉकडाउन हुआ, शराब की दुकानें बंद हुई। शराब या डिपार्टमेंट को उसी दिन रजिस्टर मंगा के ये तय कर लेना चाहिए था कि किसके स्टॉक में किस के बाद कितनी शराब बची है, लेकिन नहीं हुआ। शराब की लॉकडाउन के अंदर ही शराब की तस्करी हुई, जमकर शराब बिकी और जितनी गोदामों में थी उससे कई गुना बिकी। और प्रदीप जी, दिलचस्प बात देखिए कि हरियाणा में शराब के ठेके खुले, शराब की दुकानें खुली, कितने कम लोग वहां पर नजर आए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जमकर शराब बिकी और जितनी रिकॉर्ड में थी उससे कई गुना बिकी। ये देखिए एक बहुत बड़ी इस पॉइंट पे गौर करने लायक है कि जितनी थी उससे कई गुना बिकी, यानी कि कहां से आई। हर डिस्ट्रिक्ट में घोटाला हुआ और एक्साइज डिपार्टमेंट ने किया, सिर्फ एक्साइज डिपार्टमेंट ने किया, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट के मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आता है, अजय देवगन की एक फिल्म है कि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती, और एक्साइज वाले चाहें तो शराब कभी नहीं बिक सकती। और फिर मैं एक शब्द पे मुझे ऐतराज है कि आपने कहा कि शराब की तस्करी हुई। तस्करी वो होती है जो चोरी से शराब बिकती है। यहां तो लॉकडाउन भी सरेआम बिकी, इसलिए इसे तस्करी नहीं कहेंगे, प्रशासन की मिलीभगत से वो शराब बिकी। अब चोरी का मामला दर्ज हो, चाहे वो एसआईटी बैठे, हर डिस्ट्रिक्ट में, सोनीपत में ही क्यों, पानीपत में ही क्यों, गुड़गांव में क्यों नहीं। हाँ। वो शराब के ठेके, वो शराब के होलसेल के एलवन जो मार्च के महीने में गोडाउन जिनके फुल होते हैं, लेकिन जिस दिन शराब खुलती है उस दिन आधे से ज्यादा लोग वापस गए कि इस ब्रांड की शराब खत्म हो चुकी, कहां गई ही नहीं है, कहां गई, कोई पूछने वाला नहीं। तो शराब लॉकडाउन में इतनी बिकी जितनी खुलने के बाद नहीं बिकी, और सारी एक्साइज डिपार्टमेंट की मिलीभगत से बिकी। और ये बात भी ठीक है कि कई गुना दाम पर बिकी, मतलब वारे के न्यारे हुए। जो मार्च का महीना ठेकेदारों की लिए मुसीबत का महीना होता था, जो ट्रक के ट्रक उन्हें दूसरे स्टेट में खपाने पड़ते थे या इधर उधर छुपाने पड़ते थे, इस बार वो मिट्टी सोने के भाव बिकी। तो घोटाला सिर्फ वहां नहीं हुआ, सोनीपत में नहीं हुआ, घोटाला हर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। और आप कहां कहां एसआईटी गठित करोगे। और सबसे मजे की बात है कि इस पूरे घोटाले पे एक्साइज डिपार्टमेंट जिनके पास है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वहां अभी चुप्पी है। अच्छा, 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को नया सेशन स्टार्ट होता है। लोकेशन बदल जाती हैं कई बार लोकेशन डीनोटिफाई होती हैं, बहुत सारे ठेके उस लोकेशन पर नहीं होते। क्या प्रशासन, क्या वो डिपार्टमेंट ये बताएगा कि उसकी स्टॉक कहां है, वो स्टॉक कहां है जो लोकेशन डीनोटिफाई हुई। जैसे अब मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि खांडसा रोड पे 2, ओमनगर के पास 1, ये ठेके बंद हो गए। एक बेरी वाले बाग के सामने, इनकी लोकेशन डीनोटिफाई हो गई। इसका स्टॉक कहां है, अब देख लेना। जिस दिन वो
1 अप्रैल को उनमें चंद बोतलें होंगी, बाकी सब बिक गई। तो घोटाला छोटा नहीं हुआ, बहुत बड़ा हुआ है और इसे एसआईटी से कुछ नहीं होने वाला। सरकार मौन है, क्यों कि ये डिपार्टमेंट की मिलीभगत से हुआ है। इसमें कौन इन्वॉल्व है ये तो राम जाने, लेकिन जम के इस बार चांदी काटी है शराब वालों ने, पीने वालों ने भी और पिलाने वालों ने भी। सोमवीर जी, अगला सवाल आपसे कि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रदेश में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या आलम है फिलहाल। तो अगर फिलहाल सरकार की कार्यशैली का जिक्र किया जाए तो देखिए, सरकार की ओर से कहा गया है कि राशन बंटवाया जा रहा है, लेकिन खबरें सामने आ रही है कि डिपो में राशन ही नहीं है, कोई आंकड़ा है ही नहीं कितना राशन कहां पर भिजवाया जा रहा है। देखिए, सुरक्षा की बात लोगों की नहीं हो रही है। किसानों और आड़तियों की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि गेहूं वो दे तो आए मंडी में, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। तो फिलहाल का अगर परिदृश्य देखें तो किस तरह की शैली सरकार की रही है? देखिए सोनिया जी, पहले शुरू में जब लॉकडाउन हुआ और ये जो मजदूरों की समस्या थी, इनको खाने देने की समस्या थी, जो प्रवासी मजदूर थे उनकी प्रॉब्लम के लिए सरकार अच्छा काम कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन होता गया और इस तरह के घोटाले जब सामने आने लगे, तो ये जो आज हम जिसकी डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये सोनिया जी एक कानूनी अपराध तो है ही है, ये मानवता के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। बहुत बड़ा, लोग मर रहे हैं, देश का क्या हाल है, विश्व में कितनी बड़ी बीमारी फैली हुई है, ये इंसानियत नहीं है, बहुत ही इंसानियत की हद से ज्यादा गिरावट है। तो इसको सबसे पहले तो हम बहुत ज्यादा निंदा करनी चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल सोसाइटी से बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए जो लोग इसमें इन्वॉल्व। दूसरा, कौशिक साहब ने जो बताया कि पॉलिटिशियन, शासन और प्रशासन इसमें इन्वॉल्व होते, उन्हीं का बिजनेस। मैं कह रहा हूं पॉलिटिशियन का है ये बिजनेस। पॉलिटिशियन अपने एजेंट्स के थ्रू सारे दिलवाते हैं और ये आज से नहीं, जब से ये प्राइवेट ठेके हुए हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट अलग से हुआ है, जैसे दिल्ली में प्राइवेट नहीं है, सरकारी है। आज जिस तरह से हरियाणा, पंजाब जो दूसरे स्टेट्स में है, ये सबसे भ्रष्ट और सबसे मलाईदार डिपार्टमेंट विभाग है। तो ये पॉलिटिशियन अपने ही जो भी बड़े एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू वो ठेके दिलवाते हैं और इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है उसमें कि उसमें आम आदमी जनता पिसती है। यहां तक कितनी शराब में मिलावट होती है, कितने पैसे, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि कितने पैसे इसका प्रोडक्शन रेट है, इतने में हम सप्लाई करेंगे। यहां तक तो ठीक है कि इतने में आप तो सोमवीर जी से हमारा संपर्क जो तकनीकी खामियों के चलते टूट गया। कौशिक साहब, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी जी, तो जुड़ गया उनसे संपर्क तकनीकी खामियों के चलते। जी सोमवीर जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ सोनिया जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जितना भी घोटाला ये सारा सरकार की देख रेख में होता है और अब इस घोटाले ने पूरे हरियाणा को कलंकित किया है। और ये जितनी भी सरकार अब तक कर रही थी, जितना भी स्वास्थ्य विभाग ने किया, सब पे पानी फेर दिया। इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा जो है समाज के प्रति, इंसानियत के प्रति इतना बड़ा घोटाला अभी तक हरियाणा में कभी नहीं हुआ था। दूसरा, मैं ये जैसे बता रहे थे कि ये जो महीना था मार्च का, उसमें बिल्कुल ठीक बात है, वो एक कोटा होता है, इतना हमने बेचना। वो तो उस वक्त जो बोतल लोग आधी नहीं, वो फोर्थ में बेचनी पड़ती क्योंकि उनका कोटा बच जाता है और वो ठेकेदार बदलने के चांस होते हैं। लेकिन इस बार वो कोटा रह गया और उस कोटे को इन्होंने 10-10 गुना, 20-20 गुना बेचा है। और यहाँ तक कि दिल्ली भी सप्लाई हुई है। यहाँ पर जितने भी हम वीडियोस देखते हैं, जो भी देखते हैं यहाँ पे, वो यही कहते हैं कि हरियाणा से शराब आती है, हरियाणा से शराब आती है। लॉकडाउन हरियाणा में भी है, लॉकडाउन दिल्ली में भी है। हरियाणा की शराब दिल्ली में सप्लाई कैसे होती है, ये सारा प्रशासन का, शासन का और पॉलिटिशियन सरकार का मिली भगत है और सरकार को इस पर बहुत गौर करनी चाहिए। और ये समाज के प्रति बहुत बड़ा वो दुख की बात है और ये बहुत बड़ा एक घोटाला है। इसको सरकार को दूध का दूध पानी पड़े से नहीं, सरकार संदेह है। ये हमारे वीर साहब हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, ये इनका बहुत ईमानदार छवि है, हमारे मुख्यमंत्री की छवि है। लेकिन ये जो घोटाला हुआ है, इसने इनकी घोटाले की पोल खोल दी है, ईमानदारी की पोल खोल दी है, पारदर्शिता की पोल खोल दी है। इसके अंदर दूध का दूध, पानी का पानी जब तक नहीं करेंगे तो ये संदेह से बाहर नहीं निकलेंगे और ये जनता के लिए बहुत बड़ा धोखा है और समाज के लिए बहुत बड़ा धोखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो कौशिक साहब, देखिए, हम सोनीपत घोटाले की लगातार चर्चा कर रहे हैं। ये गोदाम से जो शराब निकाली गई, दीवार तोड़ी गई,
तो उस वक्त सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो पुलिस प्रशासन पर उठता है कि वो उस वक्त क्या कर रहा था। देखिए, दीवार तोड़कर धीरे धीरे बोतलें निकाली गई और फिर तब ये पूरा मामला सामने आया। तो तब देखिए कि गृह मंत्री अनिल विज की ओर से ही कहा गया कि एसआईटी का गठन कर दिया गया, एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से कोई भी बयान नहीं आया, हरियाणा के सी मनोहर लाल की ओर से कोई बयान नहीं आया। देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसको, अब जरा बहस खुल गई है तो मैं थोड़ा सा पीछे से लेके चलता हूँ। ये 2-3 बिजनेस हैं जिनको मैं आज तक समझ नहीं पाया लोग करते क्यों हैं। अगर ऑन पेपर आप चेक करेंगे ना तो हर शराब का ठेकेदार ये कहेगा मैं घाटे में जा रहा हूँ। ठीक है, आप चेक कराओ, इनसे बात करके देख लो, ये घाटा बताते हैं और पेपर्स पे लगेगा भी। एक आईपीएल है, हर आईपीएल टीम पेपर्स पे आपको प्रूव करेगी कि वो घाटे में जा रहे हैं, लेकिन टीम जब बिकती है तो 2,500 करोड़ तक के उनके रेट जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये समझ नहीं पाता कि इनका प्रॉफिट कहां से होता है। इससे एक चीज तो क्लियर होती है, एकदम स्पष्ट होती है, जाहिर होती है कि कोई ना कोई अनफेयर मीन्स यूज किए जाते हैं उसको बराबरी पे लाने के लिए। जैसे अभी आर्या साहब ने भी एक बात कही, वो बात छिपी नहीं रहनी चाहिए, बहुत से लोग जानते भी हैं ये कि हरियाणा की शराब दिल्ली में बिकती है, हरियाणा की शराब दूसरे स्टेट्स में जाती है और उन्हीं शराब को जब वो भेजते हैं तो वहां से उसका अपना प्रॉफिट वहां से शायद करते होंगे, मतलब ऐसा मेरा मानना है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे जो अभी हुआ है। आर्य साहब ने तो अभी का बताया ना, पर मेरे ख्याल में इनकी नॉलेज में जरूर होगा कि हरियाणा की शराब कई स्टेट्स में जाती है। ठीक है, अब जो अब की बात हम कर रहे हैं कि एक जो ठेका शराब का वो तोड़ा गया। आप सोनीपत मत जाइए, गुड़गांव में भी है, उसकी रिपोर्ट है या नहीं है वो मेरे पास कंफर्म्ड नहीं है मैसेज, पर ये कंफर्म्ड है कि वहां पे भी एक ठेके की बैक साइड की दीवार से तोड़ के और वो शराब बिकी है वहां पे, और उन्होंने चोरी की रिपोर्ट वो शायद दर्ज भी करा दी है। और अब जब आर्या साहब बता ही रहे हैं ये सच है, नरूला साहब भी बचा रहे हैं, हम इतने मूर्ख हैं क्या कि हमारी समझ में इतनी भी नहीं आएगी कि एक आदमी जिसका करोड़ों रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है उसके यहाँ चोरी हो जाएगी, उसे पता नहीं लगेगा। क्या ये संभव है? क्या उसके गार्ड वगैरह नहीं होंगे? क्या एक दिन के अंदर सब कुछ हो गया होगा? नहीं हो सकता, एक दिन में ये प्लान्ड था सारा का सारा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं बात, नरूला साहब ने जो बात की ना, आपने ओवरनाइट ये फैसला कर दिया कल से शराब नहीं बिकेगी। ठीक है, स्टॉक की बात अब उन्होंने छेड़ दी है, स्टॉक उसी दिन लिया जाना चाहिए था। द मोमेंट यू से कि भाई आपने ये बंद कर दिया है, उसी टाइम स्टॉक है। और वो फिर वही पारदर्शिता की बात आती है कि आप इमीडिएटली डाउनलोड कर दीजिए, आपके पास डिपार्टमेंट में सारे के सारी तो चीजें आप आजकल ऑन पेपर की बजाय इस पे आते हैं आप, तो अपनी वेबसाइट पे आप करते हैं उसे लोड, एंड जैसे ही शराब खुलती है वैसे ही आपने शराब खोली नहीं इमीडिएटली। उसका जो मेरे पास अभी जो मैं बात कर रहा था, अगर मान लो मेरी ये ठेके 100 रुपए की शराब बेच रहे थे और 100 के, अगर मैं कह रहा हूं 100 के 170 में बेच रही हैं, 70% के करीब बढ़े हैं, अगर वो 70 रुपए मेरी सरकार के पास जाते हैं तो मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि वो काम आएंगे। आज संकट का समय है, काम आना चाहिए और हर आदमी भी यही चाहेगा कि वहां जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम बात ट्रांसपेरेंसी की कर रहे हैं वो यही है कि जो बीच का गैप है उसकी ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं होगी तो वो वहां पे कहीं ना कहीं घपले की चांसेस हैं, होते हैं और होंगे। क्योंकि जो अभी अप्रैल से जो हुआ है ठेका, कैसे क्या इसका ढांचा तो हमें नहीं मालूम, और एकदम जो स्टॉक अभी बता दिया नरूला साहब ने, तो ठेकों के नाम तक बता दिए कि उनका स्टॉक कहां गया होगा, वो अपने को कहां खपाएंगे। वो तो जब ठेका नहीं मिला तो वो बेच नहीं सकते वो तो, बट आपका मार्च में बंद हुआ और अप्रैल में आपको मिला नहीं तो बाकी कहां गया वो, बट अल्टीमेटली वो नहीं मिलेंगे, इसका मतलब वो बेच दिए गए हैं। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, देखिए हम बात करते हैं पारदर्शिता की, अगर हमारा सिस्टम पारदर्शी होना चाहिए, इंसान नहीं। इंसान तो इंडिविजुअली, जैसे अभी हमने तारीफ कर दी विज साहब की, मैं भी मानता हूं कि हाँ विज साहब बहुत ईमानदार छवि के हैं, मैं भी मानता हूं मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार छवि के हैं, लेकिन उसके बाद जो सिस्टम है मेरा, वो क्या वो ईमानदार है? वो सिस्टम तो सारा का सारा मुझे इस हादसे में नहीं, कई हादसों में बिल्कुल कतई कंप्लीट करप्ट नजर आता है। अभी ये तो शराब का मामला है, अभी हमारे बहुत सारे एनजीओज ने इतना अच्छा काम किया इसी दौरान,
नेपथ्या फाउंडेशन है एक, उन्होंने खाना बांटा, पहले दिन से ही शुरू कर और दिया। ये बड़ा ही मुल्क वासियों की खूबसूरती है कि जिस तरीके से सामाजिक संस्थाएं आगे आई है, जिस तरह से आमजन भी आगे आई। और ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिएगा कि वहां पर तो जैसे जैसे गर्मी की शुरुआत होगी, लोग खुद ही पानी लोगों को पिलाना शुरू कर देंगे, राहगीरों के लिए व्यवस्थाएं करनी शुरू कर देंगे। तो देखिए अब क्या है कि हमारे स्टेट की तो खूबसूरती, क्या मैं कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में शायद कोई भूखा रहा होगा, किसी भी स्टेट का कोई भी आदमी। तो शुरुआत लेकिन किन्होंने की? एनजीओज ने। सरकार ने चाहे अपना फैसला ले लिया, लेकिन एनजीओज ने शुरुआत की, और उस शुरुआत के बाद हर जगह पे भंडारा टाइप लगा, लोगों के लिए खाना बनाया गया, शुरू हुआ, फिर सरकार का रोल शुरू हुआ। लेकिन मैं एक गारंटी कर सकता हूं कि जो सरकार आज तो हम बड़ी वाह कर रहे थे कुछ चीजों की कि भाई लॉकडाउन में बहुत अच्छे काम हुए, हमने तारीफ की है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कुछ और बातें आएंगी, तब हमें उनमें भी पता लगेगा कि सरकारी जो ये ये जो खाना बांटने वाला सिस्टम हो या कोई और सिस्टम हो, उनमें 100% आपको कहीं ना कहीं घपले मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं आज पहले ही कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा ही है। अभी आज ही मैं एक डिबेट देख रहा था, उस डिबेट में एक बात कही गई कि आगे से होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कई आदेश आ रहे हैं, लेकिन नीचे के डिप्टी कमिश्नर या और लोग जो भी हैं, जो इंप्लीमेंट करने की मशीनरी है, वो मशीनरी अपने सुविधा के हिसाब से उसे इंप्लीमेंट कर रही है। देखिए इसमें पिसती जनता है, हमेशा जनता ही पिसेगी बेचारी। प्रवासी मजदूरों की आप स्थिति देखिए कौशिक साहब। मैं यही कहने वाला था, बिल्कुल यही कहने वाला था कि आपने ये कह दिया कि आपके लिए 50 बसें आके खड़ी हो जाएंगी, और वो 50 बसें वहां पे नहीं मिली। अपने गुड़गांव का कल का ही किस्सा ले लीजिए, उत्तराखंड के लिए बसें थी, वो कम पड़ गई। अब अगर आपने पूरा प्रबंध नहीं किया तो आप सिर्फ यही कहिए कि इतनों का रजिस्ट्रेशन हो गया, 2500 लोग भाई वहां पे पहुंच जाओ, और बल्कि 1500 इधर 1500 इधर, इस तरीके से आप बांट के डिवाइड करके करो। प्रशासन का यही तो काम है। कोई देखिए, ये जो लॉकडाउन हुआ है इसको सिस्टमाइज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमारे पास हर चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था। लेकिन आप देखें निर्णय लॉकडाउन के दौरान कहां किन किन मुद्दों पर लिए गए। अब फिर वहीं पे बात आ रही है, अगर कोई इंडिविजुअल के किसी के हाथ में अगर है, उसकी ट्रांसपेरेंसी और उसकी ईमानदारी को तो हम बात कर सकते हैं, बट जो मेरा टॉप का बॉस है वो तो मेरा ईमानदार भी है, उसका एक विजन भी है। लेकिन अब कई जगह पे हमें विजन की क्लैरिटी नजर नहीं आई। अब जब विजन की क्लैरिटी नहीं है तो हम रीजनिंग पे नहीं जा सकते हैं। जैसे जो ये लोग जा रहे हैं, प्रवासी जितने भी जा रहे हैं, किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट में जा रहे हैं, इसमें एक विजनरी कोई ना कोई फॉल्ट हमने ले लिया है शुरू में। जिन दिनों 2 हफ्ते की ट्रेन खाली जा रही थी, उस टाइम पे अगर हमारा ये विजन रहा होता कि भाई आज नहीं कल हमें भेजने तो पड़ेंगे लोग, तो हम उनको उसी टाइम भेजते या कुछ करते, उनका भी इंतजाम, और फ्री में भेज सकते थे, क्योंकि सारी ट्रेन फ्री चली हैं, खाली गई हैं वो। लेकिन अब उन्हीं पे पॉलिटिक्स भी हो रही है, उन्हीं की टिकटें भी ले रहे हैं जी, दे रहे हैं जी, और अब वो सारे के सारे लोग ठीक अवस्था में जा रहे होंगे या मेडिकली अनफिट होके जा रहे हैं, या उनको फिर वहां क्वारंटाइन किया जाएगा। ये सारे के सारे अब फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं, और हो सकता है शायद पहले से ज्यादा बीमारी लेके जाएं। अब देखिए प्रदीप जी, एसआईटी के गठन की बात कही गई है, तो ऐसे कई मामलों में भी सामने आता है कि जब इस तरह की जब मामले सामने आते हैं, जो अधिकारी होते हैं उन पर भी निष्पक्षता करने की जो जिम्मेदारी है वो दोगुनी नजर आती है। तो इस तरह के मामले अगर पहले भी आए हों तो क्या कार्रवाइयों में निष्पक्षता दिखी है? देखिए, पहले वाले और अब वाले मामलों में थोड़ी सी भिन्नता है। आप जो शराब का करंट मामला है, आप देख लीजिए, अगर निष्पक्षता से अगर जांच हो तो मार्च के आखिरी महीने में, लॉकडाउन से पहले के कुछ दिनों में इतनी सेल दिखाई जाएगी, इतनी सेल दिखाई जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्योंकि माल परचेज तो हुआ है। लेकिन सेल कहाँ दिखाई जाएगी सर? लोग तो नजर नहीं आए हमें यहाँ पर लाइनों में। नहीं, वो लाइनों में नहीं, खातों की बात कर रहा हूँ। पेपर्स में 25 तारीख को लॉकडाउन हुआ, 25 मार्च से पहले आप देख लेना कि सबके उठा के सारे ठेकों में, जैसे रात को ही सबको भविष्यवाणी होगी, लाइन लग के लोगों ने पेटियां खरीदी होंगी, बिल फाड़े होंगे, धड़ाधड़ शराब की सेल हुई होगी। तो वो ऐसा नहीं है कि खातों में खपाई जाएगी, ऐसा नहीं, कागजों का जो माल खरीदा गया वो बेचा भी जाएगा, क्योंकि
शराब की जो सेल है, जो L1 से और ठेके पे जाती है, और जो एक्साइज उन्हें भरना होता है, जिस अमाउंट को वो ठेका लिया जाता है वो एक्साइज का अमाउंट है, उतनी शराब उसको उठानी पड़ेगी, अन्यथा उसको एक्साइज तो भरना ही पड़ेगा, वो माल जब्त हो जाएगा। उतनी शराब तो उसको उठानी पड़ेगी, और जो शराब वो उठाएगा उसकी सेल भी दिखाएगा, खाते में भरेगा भी। तो वो देख लेना आप कि फरवरी और मार्च में कितनी जबरदस्त सेल हुई होगी ठेकों की, आप सोच भी नहीं सकते। पूरे साल का एक तरफ और एक महीने का एक तरफ। तो अगर ईमानदारी से खाते चेक, मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप ये पॉलिटिशियन और वो बात की बात, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये चीजें विभाग के बिना संभव नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये चीजें एक्साइज डिपार्टमेंट के बिना संभव नहीं है, क्योंकि ये अब कागजों का पेट भरना है, आंकड़ों का हिसाब खेल खेला जाना है। वो आंकड़ों का खेल खेलने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ही है, उसमें पॉलिटिशियन कुछ नहीं करेगा। और कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन हो, जब तक अधिकारी संतुष्ट नहीं होगा, कागजों का पेट नहीं भरा जाएगा। तो सही कह रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस सोनीपत में शराब की चोरी का मामला है, 5500 पेटी, यानी कि कम से कम 10 या 11 ट्रक शराब एक ही बार में और एक ही दिन में चोरी नहीं हो सकती, और हाथों से एक एक बोतल करके नहीं ले जा सकती। 5500 पेटी, इट मीन्स कि 6500 शराब की बोतलें। तो ऐसे नहीं विज साहब ने SIT गठित कर दी, क्योंकि जैसे ही वो चोरी की रिपोर्ट आई तो होम मिनिस्टर के पास आ गया, और होम मिनिस्टर ने सोचा चोरी तो बाद में, पहले ऐसी इतनी बड़ी चोरी हो कैसे गई, इस पर SIT गठित करते। अब अनिल विज का स्वभाव जो है वो प्रदेश में सबको पता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि सरकार को शायद ये नागवार गुजरी होगी बात की क्या हो रहा है, अभी तरह तरह की स्टेटमेंट और प्रेशर आने भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो कुछ और ही बोलते हैं। तो ये चीजें खाली मैं बार बार कह रहा हूं कि खाली सोनीपत नहीं, सोनीपत में चोरी हुई होगी, चोरी दिखाई गई होगी, गलती हो गई कि एकदम 5500 पेटी चोरी दिखा दी, अगर थोड़ी थोड़ी दिखाते तो शायद ये बात खप जाती। बिल्कुल। तो चर्चा जारी रहेगी, लगातार हम चर्चा कर भी रहे हैं। और देखिए, मुद्दा इस बीच जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कई क्षेत्रों में रियायतें दी हैं। इन रियायतों का जो प्रभाव है, इन रियायतों का जो लाभ है वो जनता को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान शराब की तस्करी हुई, शराब दोगुनी दाम में बेची गई, नकली शराब भी बनाई गई। और सोनीपत का जो हम मामला लगातार बता रहे हैं, खबरों के जरिए भी दिखा रहे हैं, इस तरह की जब खबरें सामने आती तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं कि सरकार काम कहां कर रही है। और देखिए, लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते कई क्षेत्रों में सरकार की ओर से रियायतें दी गई हैं। रियायतें दी तो गई थी कि जनता लाभान्वित होगी, जनता को लाभ मिलेगा, लेकिन इसके उलट देखिए स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। लगातार हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट बने हुए हैं। और सोमवीर जी, सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि देखिए, अनिल विज की ओर से एक और बयान में बात कही गई है, उनकी ओर से कहा गया है कि ऐसे जो मामले हैं वो राज्य में और भी मिल सकते हैं, इस तरह के मामले, और इनमें बड़े बड़े लोग भी संलिप्त हो सकते हैं। तो इनसे क्या माना जाए, उस बयान का जो सही मतलब है वो क्या माना जाए? जैसे कौशिक साहब ने बताया, बताया कौशिक साहब ने कि अनिल विज जी तो कर सकते, व्यवस्था की सारा झगड़ा, सारा सिस्टम जो हमारा व्यवस्था है वो व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं सोनिया जी कि जो व्यक्ति आज एक्साइज में बैठा है, एक्साइज डिपार्टमेंट जिस विभाग जिस मंत्री के पास है, उस मंत्री
का क्या रिस्पॉन्स है। दूसरा, सबसे बड़ी दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जितने भी ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, ये सरकार के, और अनिल विज जी ये व्यवस्था का एक हिस्सा, उन्होंने एसआईटी बना दी, लेकिन वो उनका जो एसआईटी है वो सिर्फ चोरी होगी, कैसे हुई, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर है, जो पुलिसिया कार्रवाई है, वो अगर वेरीफाई कर पाएगी वो चोरी कहां से हुई, कितना बैलेंस है, कितनी सप्लाई हुई, कहां से गई, कितना बजट था आपके पास, कितना बैलेंस था, वो करने के लिए दो दूसरे ऑफिसर्स हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी डिमांड है, मेरी अपील है सब हरियाणा की जनता की तरफ से कि इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। इस व्यवस्था को आप जानते हैं, सारा हरियाणा जानता है, ये इसी की लीपापोती करके थोड़े से दिन में लोग भूल जाएंगे। इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी हो, उसका जुडिशियल इंक्वायरी का टाइम फिक्स हो, कोई हाईकोर्ट का सिटिंग जज या कोई रिटायर्ड जज करे। दूसरा एक जो इश्यू है सोनिया जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने थोड़ी देर पहले खेती की, किसानों की, व्यापारियों की, इनकी बात की। मैं किसानों की बात करना चाहता हूं क्योंकि किसान हमारा हरियाणा का 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, देश को पालता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक हमारे नेता होते थे चौधरी देवीलाल जी, विश्व जानता है, उनको किसानों का मसीहा कहा जाता था, और उनके उत्तराधिकारी, उनके परिवार के लोग आज सरकार में बैठे हैं। जब ये सरकार बनी उस वक्त जब ये इन्होंने ज्वाइन किया तो लोग भूल गए थे कि ये लोग जो है ये लोग उसमें ये लोग जो है वो बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़के आए थे, लेकिन अब ये सरकार का हिस्सा बने, इससे हमें कुछ फायदा होगा, कुछ किसानों को फायदा होगा, कुछ मूल्य बढ़ाए जाएंगे, कुछ हमारी सुनी जाएगी। ये बिल्कुल भी मंडियों का जो हाल वो देश देख रहा है। मैं कहता हूं इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, हर चीज की जितना भी अब तक हुआ है, जैसे कौशिक साहब ने कहा, और बहुत सी चीजें निकल के आएंगी, तो हर चीज की, हर पहलू की, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कितना एनजीओ से पैसा गया, कितना सीएम कोटे में गया, कितना एनजीओ उनका लगा, ये सारे की इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। इन्होंने तो ये जो शराब का घोटाला किया है, ये तो कलंक है हरियाणा पे, पूरे देश में ये बात फैली हुई है कि हरियाणा से इतना बड़ा घोटाला, वो भी इस वक्त जिस वक्त विश्व मानवता, पूरी मानवता, विश्व की मानवता इससे मौत से लड़ रही है, कोरोना से लड़ रही है, उस वक्त इस टाइप के घोटाले, और जो किसान परिवार से आए हुए किसानों के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का मिसकंडक्ट करते हैं, इस तरह की अव्यवस्था होती है, मंडियों की अव्यवस्था है, ये भी डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। ये क्या हो क्या रहा है? ये घोटाले के, ये शराब के घोटाले लिप्त है या किसानों का देख रहे थे? किसानों के लिए भले के लिए बनाए थे या घोटालों के लिए हम हरियाणा जनता ने इनको इतना प्यार दिया था, वोट देके भेजा था? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप की जाए, और अगर ये इस तरह से नहीं करते हैं तो कुछ लोग जो मैं कौशिक साहब, ये दूसरे पत्रकार महोदय और दूसरे बुद्धिजीवी वर्ग है, ये एक हाईकोर्ट में रिट फाइल करें, जिससे इंक्वायरी बैठे, जुडिशियल इंक्वायरी हो, तब जाके दूध का दूध पानी का होगा। नहीं तो सोनिया जी मैं बताऊं, बिल्कुल ये लिपापोती ऐसी हो जाएगी, ना उसमें 20 साहब की चलेगी। 20 साहब तो चोरी को कर सकते हैं, कौन चोर था, कहां था, कैसे था, उसका मौका नक्शा बनेगा। मैं एडवोकेट हूं, मुझे पता होता है चोरी के केस में क्या होता है। चोरी केस में कोई नेम्ड एफआईआर नहीं है, कोई शक्ल नहीं रखी, एक को पकड़ेंगे, उसका डिस्क्लोजर लिखेंगे, कहेंगे आज मैंने चोरी करके वहां बेची थी, वो शराब वहां से बिक चुकी होगी, डाक के 3 पात, कुछ नहीं होना चोरी के केस में। जो एसआईटी जितना पोर्शन विज साहब के अंडर में है, जो ईमानदारी की बात कर रहे हैं, उससे में तो ये कुछ निकल के नहीं आना इस घोटाले का असली जो एक्साइज ऊपर के विभाग के मंत्री, उनका स्टाफ, उनके पीएसओ, उन जो ठेकेदार, जो पॉलिटिशियन का जिनका हिस्सापत्ति है, वो लोग दबाएंगे, और उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और उन पे एक्शन होना चाहिए। दूध का दूध पानी के लिए जुडिशियल इंक्वायरी बहुत जरूरी है। सोमवीर जी, हम किसानों का भी जिक्र कर रहे हैं। देखिए, मंडियों की तस्वीरें जो सामने आई, उनमें आड़ती और किसान लगातार जो नारे लगाते हैं वो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ लगाते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि अब की बार जो है स्थिति सुधरेगी, परिस्थितियां बदलेंगी। देखिए सोनिया जी, देखिए सोनिया जी की इतनी अव्यवस्था है, ना ये आड़तियों को सेटिस्फाई कर पाए, और ना किसान को सेटिस्फाई कर, ना उनका पैसा दिला पाए, ना उनकी कोई व्यवस्था कर पाए, उनका पानी से भीगा है, सारा अनाज नष्ट हो गया है। तो ये जो है ये बिल्कुल अव्यवस्था है, हम तो इससे बिल्कुल असंतुष्ट है। सारी जनता तराई कर रही है। जहां भी हम फील्ड में जाते हैं, ये पत्रकार महोदय भी जाते होंगे, कौशिक साहब भी जाते होंगे, आप लोगों के पत्रकार भी जाते होंगे, आपके वो रिपोर्ट वाले,
कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं है। अनाज की तो इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। इधर से बारिश, इधर से इनकी अव्यवस्था, इधर से लॉकडाउन। इनको लॉकडाउन का क्या है, तो अपने शराब के उसमें लगे हुए हैं। इनको तो किसानों से क्या पड़ी, वोट ले लिए, 4 साल बाद जाएंगे और कोई न कोई होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं जनता से अपील करता हूं कि आप थोड़ा सा दबाव बनाइए इन पे, किसानों के भले के लिए। ये संस्थाएं किसानों के लिए जो भला करती हैं, जो किसानों के लिए संघर्ष करती हैं, और जो विपक्ष की पार्टियां, मैं इनसे कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि हरियाणा को संभालिए। ये तो बहुत बड़ा एक कलंक है। शराब का इतना बड़ा घोटाला, बिल्कुल ठीक करें। 65,000 बोतल 1 मिनट में चली जाएंगी, बगैर प्रशासन की, बगैर मिली भगत के हो ही नहीं सकता। इतना सामान कहां लेके जाएंगे बताइए आप? है पॉसिबिलिटी? आप 4 बोतल एक थैले में लाकर चलो, पुलिस वाले 2 मिनट में हाथ हिला कहेंगे कितनी बोतल? 4। कहां से लाया? 1 बोतल ज्यादा हुआ, एक्साइज एक्ट में केस होता है, वो जेल जाता है। और 65,000 बोतल चलेगी। ये पूरा प्रशासन की मिली भगत है, एक्साइज डिपार्टमेंट की मिली भगत है। अब वो रफा दफा करने के लिए अपना कंप्यूटर में अपने उसमें सेटिंग कर लेंगे और वो हो जाती है। क्योंकि ये एक संगीता जी और बताऊं आपको, इनमें एक और है, 1 बोतल की 4 बोतल बनाते हैं ये। दूसरा, आप एक बैग पाइकर की बोतल का अगर ऊपर लेवल लगा है तो जरूरी नहीं है उसके अंदर जो कंटेंट्स है, जो अंदर शराब है, वो बैग पाइपर वाले ही फार्मूले की मिलेगी। तो ये इनको बढ़ा चढ़ा के कितना ही करके इनके तो दिन दुगना 4 होगा, सोने पे सुहागा होगा। कुछ तो लॉकडाउन हुआ, वहां से शराब आ गई, मिलावट की, नकली बनाई और दूसरे स्टेटों में भेज दी। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये बहुत ही निराश करने वाला है, एक हताश करने वाला, जनता के लिए बहुत बड़ा बर्डन है। ये निकलना जनता पे है। जनता त्राही कर रही है, जनता घरों में बैठी है, लेबर भूखी मर रही है, उनको काम नहीं है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। और ये जो न्यायाधीश, हमारे पठाधीश है, जो राजनीतिज्ञ, ये अपना घर भरने को लगे हुए। देखिए आप, कितनी शर्म की बात है, कितना बड़ा घोटाला है, आप देखिए। प्रदीप जी, बीच में आपने देखा होगा कि सैनिटाइजर सरकार की ओर से बनवाए गए। सैनिटाइजर की आपने बोतलें देखी, वो शराब की जो बोतलें होती उन्हीं आकार की बोतलों में सैनिटाइजर था। उसके बाद बात आई कि अब शराब बनवाना हम दोबारा शुरू कर दें, क्योंकि तब लॉकडाउन खत्म होगा तो तब तक हमारे पास स्टॉक हो जाएगा। तो यानी कि ये एक प्रक्रिया जो है वो पहले से ही चली आ रही थी, रोड में पहले से ही तैयार था। सोनिया, ये सैनिटाइजर कैसे बना? क्योंकि शराब की फैक्ट्रियां खोलने की सरकार डिपार्टमेंट से, और उस दौरान भी एक वाकया हुआ। मैं प्रदीप जी, वो सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही थी, मैंने देखा कि सैनिटाइजर पर सीएम और डिप्टी सीएम की तस्वीर थी। लोगों की ओर से कहा जा रहा था कि आप बांट रहे हैं तो निःशुल्क तौर पर बांट रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो समाजसेवी संस्थाएं हैं वो देखे कि बिना अपना नाम किए बांट रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों का अभी तो कहीं ना कहीं जो हौसला वो कम हो रहा है। देखिए, वो आरोप प्रत्यारोप, वो चीजें पॉलिटिकल लोग आपस में करते रहते हैं। वो तस्वीर अगर इधर आई तो उधर कांग्रेस वाली तस्वीरें भी सामने आई। वो दोनों तरफ की तस्वीरें आई। लेकिन डिप्टी सीएम यहाँ तक कि उन थैलों में जहां वो राहत सामग्री थी, उनमें भी पॉलिटिशियन के। लेकिन सर, एक दिलचस्प बात देखने को मिली, सीएम साहब की ओर से ट्वीट किया गया कि मैं अनभिज्ञ हूं इस मामले में, मुझे नहीं पता कि तस्वीरें वो कार्यकर्ता करते हैं, वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो एक तरह का प्रयास होता है। मैं आपको वो सैनिटाइजर वाली बात बता दूं। हालांकि मैं कुछ मेरे पास प्रमाण के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है उसका। हुआ ये कि शराब बनाने की फैक्ट्रियों को छूट दे दी गई, क्योंकि जब भी लॉकडाउन खुलेगा उनको था कि जो हमारा रॉ मटेरियल है शायद वो खराब हो जाएगा। तो जैसे ही इसकी सूचना आई, बवाल मचा। कांग्रेसी नेताओं ने उस पर ट्वीट करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ हरियाणा की एक जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट के साथ ट्वीट किया। तो अगले दिन मंत्रालय से ये क्लैरिफिकेशन आया कि शराब बनाने की छूट नहीं है, ये अल्कोहल से सैनिटाइजर बनाने के लिए उनको परमिशन दी गई है। अब जब ये उसमें बचाव में ये पक्ष आ गया कि सैनिटाइजर, तो फिर सैनिटाइजर बनना जरूरी था। उसके बाद वो सैनिटाइजर बना। और वो सैनिटाइजर, चलो अगर शराब कंपनियों को सैनिटाइजर के लिए कहा गया तो जो उनके पास बोतल या जो भी फिलिंग चीजें अवेलेबल थी उन्होंने उसमें कर दिया। उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसे हम ज्यादा उसमें लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब
जो चीज़ अवेलेबल थी, अगर और बॉटल का इंतजार किया जाता, स्प्रे का इंतजार किया जाता, तो शायद और देर हो जाती। बिल्कुल। तो वो मैं उस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वहां भी ये तब हुआ जब उस आदेश का विरोध हुआ। क्योंकि शराब, यानी कि देखिए, शराब जो माफिया है, जो शराब से जुड़े, बिजनेस से जुड़े जो लोग हैं, वो कितने पावरफुल हैं कि उन्होंने लॉकडाउन में ही परमिशन ले ली। चाहे वो रॉ मटेरियल के नाम पे ली, चाहे बैकआउट करके मंत्रालय को कहना पड़ा कि नहीं, हमने शराब बनाने के लिए नहीं दी, ये सैनिटाइजर में अल्कोहल का यूज होता है, इसलिए हमने उसकी परमिशन दी। तो ये चीजें अब से नहीं, बहुत पहले से वो जो लोग थे वो सक्रिय थे, वो पहले से ही सक्रिय थे और वो सिस्टम को वॉच कर रहे थे। और सिस्टम वॉच में ही, ये तो मैं आपको बताऊं कि होम मिनिस्ट्री अनिल विज के पास है। जैसे ही चोरी की मामला दर्ज हुआ, उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया। नहीं तो हर डिस्ट्रिक्ट में धीरे धीरे ये मामले दर्ज होने थे कि मेरा गोदाम भी खाली हो गया, मेरा भी हो गया, मेरे पीछे दीवार भी गई, किसी की छत जाती, किसी का टीन जाता, किसी की दीवार जाती, किसी का दरवाजा टूटता, ये बहुत सारे होने थे। ये तो जैसे ही बयान आ गया तो उसके बाद थम गए कि ये कहीं उल्टा गले में मरा हुआ सांप न लटक जाए। तो इसलिए ये चोरियां तो छोटी मोटी तो होनी, ये चोरी नहीं होगी तो वो किताबों का जो है, जो हजारों के आंकड़ों का खेल है, वो किताबों से पूरा नहीं होना, वो कुछ चोरियों से पूरा होना था। लेकिन अब ये बीच में अच्छा हुआ कि बीच में थम गया, नहीं तो चोरी की घटनाएं अभी भी छोटी मोटी तो हुई होंगी। ये तो बहुत बड़ा 5500 था तो आ गया 500, 400, 800 पेटी तो इजीली खप जाती हैं चोरी में। तो वो कौशिक तो साहब, आप देखिए कि अलग अलग जिलों में शराब की बिक्री हो रही है, जो सरकार की ओर से जो रेट निर्धारित किया गया उससे ज्यादा रेट में शराब बेची जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हुई जिला स्तर पर भी? मैं इससे पहले थोड़ा सा आंकड़े पे जाना चाहता हूँ। जो निरुला जी ने कहा 5500 पेटियां बिकी। अगर आप एक पेटी को निकाल, चोरी हुई, बिकी तो पता नहीं जितनी, मतलब मैं ऑफिशियली जो डिक्लेयर्ड है, तो वो 5500 जो चोरी हुई उसको निकालने में, अगर एक पेटी को निकालने में 1 मिनट लगा होगा तो 5500 मिनट लगे होंगे। 24 घंटे अगर काम किया होगा तो 3 दिन से ज्यादा लगातार लगे रहे होंगे। तो 3 दिन से लगातार कोई आदमी आपकी दीवार तोड़ के लगा हुआ है और काम कर रहा है, चोरी किए जा रहा है और आपको पता नहीं लगे, ये संभव नहीं है। लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन था इसलिए, हाँ वो लॉकडाउन था इसलिए सिर्फ शासन और प्रशासन ही बाहर रह सकता था या पॉलिटिशियन, तो उनकी नॉलेज में आ सकता और किसी की में नहीं। चलो अब इसको छोड़ देते हैं हम। अब हम आते हैं जो आप बात कर रहे हैं कि शराब की जो हम बात कर रहे हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी। अब मैं इसको एक थोड़ी सी एक चीज से अपने गुड़गांव से ही मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूं। गुड़गांव में एक ठेका जो है वो जाता है माता के प्रसाद बेचने का, और आपकी नॉलेज में जरूर होगा वो। मैं समझ नहीं पाया आज तक, वो ठेका 8 करोड़ रुपए का साल का गया जिसमें प्रसाद ही बेचना है सिर्फ एक बार। तो किसी बहुत बड़े राजनेता ने मुझसे पूछ लिया ठेकेदार से कि भाई क्या आप अफीम बेचते हो, इतनी कमाई कहां से आती है, उसमें कहां से कमाते होंगे। मैं फिर बता रहा हूं, ठेकेदार फिर भी कमाता है। वो कैसे कमाता है वो ठेकेदार को मालूम है, ठीक है। वहां पे भी चोरी होती है, सरकार की चोरी होती है, क्योंकि जो भी वहां पे माता के ऊपर जो चढ़ता है वो सारा का सारा जेवर, लोग सोना भी डाल के जाते हैं वहां पे, तो वो सोना पैसा जो वो चढ़ता है उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हालांकि वहां पे उसके बाद वहां पे कैमरे वैमरे कई चीजें लगाई गई, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूं कि जब जब आपको ऐसा लगे जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो नोइंगली किए हुए काम होते हैं, अनजाने में गलती हुई नहीं होती है। अब जैसे हम ये बात करते हैं, आपको एक छोटा सा उदाहरण और दे देता हूं। आपको भी याद होगा मारुति की एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई 3 महीने की, और वो हड़ताल 5वें या 7वें दिन मतलब फेल होगी। फेल मींस जितनी मारुति को प्रोडक्शन चाहिए थी वो प्रोडक्शन होनी शुरू हो गई और मजदूर सारे के सारे बाहर रहे। उसके बाद किसी का एक आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल में बहुत खूबसूरत, मतलब जो समझदार पढ़ने वाले लोगों के लिए चीज, जो एक लाइन उन्होंने लिखी राइटर ने, वो ये लिखी कि
द सक्सेस ऑफ मारुति, जो मारुति ने सक्सेस हासिल कर ली, मजदूरों की हड़ताल जारी है, फिर भी प्रोडक्शन हो रही है, इसके पीछे द सिस्टम इज वर्किंग। मीन्स बाय यू शुड मेक ए सिस्टम। तो क्या है मारुति का सिस्टम? क्या था कि इस जगह पे एक मजदूर लगाओ जो ये काम करेगा, बस। दिस इज द ट्रांसपेरेंसी। और ऐसा ही अगर हमारा कोई सिस्टम हो, जैसे अभी निरुला साहब ने कहा, मैं कह रहा हूं, मैं फुल प्रूफ सिस्टम ऐसा बना के दे सकता हूं। एक बोतल आप बेच के दिखा दो बिना एक्साइज के या चोरी करके। बहुत इजी है ये चीजें, और ये करना नहीं चाहते। अगर ये कर देंगे तो फिर ये घपले नहीं हो पाएंगे। अभी आर्या साहब जो बोल रहे थे, किसानों का दर्द देख के आदमी के आंसू आ सकते हैं। बिल्कुल। जो चीज किसान 2 रुपए किलो की बेच रहा है, और जबकि 2 रुपए किलो से ज्यादा उसने पैसा लगाया हुआ है, वो चीज बाजार में मैं 50 रुपए की ले रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहां से जा रहा है, कहां आ रहा है पैसा? किसान कई बार तो जमीन पे फेंकने पे मजबूर हो जाता है। इन चीजों के लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अभी जैसे बात कर रहे थे आर्या साहब, मुझे बहुत खुशी होती, एक सिस्टम जो विदेशों में होता है कि आपके खेत से ही सामान उठाया जा सकता था। बिल्कुल। हाँ कौशिक साहब, बिल्कुल। हाँ, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदीप निरुला जी आपका भी, योगेश कौशिक सर आपका बहुत शुक्रिया, और सोमवीर आर्या जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम बात करते रहेंगे जनता के मुद्दों की, और फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।